नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। आप नेता और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि कुमार विश्वास दुर्भावनाग्रस्त होकर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की नीयत से मनगढ़ंत बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने जो वीडियो भी जारी किए हैं वो सारे के सारे फैब्रिकेटेड हैं। मीडिया कर्मचारियों और मीडिया घरानों को भी चेतावनी दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की छवि खराब करने के इरादे से यदि किसी ने विश्वास के वीडियो और झूठे बयान को पब्लिश या प्रचारित किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कुमार विश्वास पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऐसे फैब्रिकेटेड वीडियो और बयान भेजकर लोगों को भड़काकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। बता दें, कुमार विश्वास के वीडियो आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल पर हमलावर हो गई। सिद्धू ने भी कुमार विश्वास का वीडियो रीट्वीट कर उन पर हमला बोला। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी और बिहार के लोगों को भैया कहने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के बाद बसपा प्रमुख मायावती और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने कहा कि पंजाब में बिहार के लोगों की इतनी बड़ी भूमिका है, बिहार के लोगों ने कितनी सेवा की है, हमें तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी बात लोग कैसे बोल देते हैं। बता दें, चन्नी ने पंजाब के लोगों से कहा था कि पंजाबी एक हो जाओ। यूपी, बिहार और दिल्ली से आने वाले भैया पंजाब पर राज करना चाहते हैं, उनको घुसने नहीं देना है। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हरियाणा के स्थानीय युवाओं को नौकरियों में आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर रोक लगा दी। कुछ दिन पहले हरियाणा हाई कोर्ट ने स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण लागू करने पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट से कहा कि वो इस मामले में 4 हफ्ते में फैसला करे। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कहा है कि वो इस कानून का पालन न करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाएं। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। खट्टर सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट ने सिर्फ 1.5 मिनट की सुनवाई में ही अपना फैसला दे दिया। राज्य सरकार ने याचिका में कहा था कि उसके अधिवक्ता को हाई कोर्ट ने सुना तक नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। जनवरी में रिटेल महंगाई दर 6.01% पर जा चुकी है। ये 7 महीने में रिकॉर्ड स्तर पर है। राहुल गांधी ने आज सुबह किए गए ट्वीट में कहा कि आंकड़ों से साफ है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है, लेकिन जनता की परेशानी व दर्द को कैसे नापें? कितने परिवार सूखी रोटी खाने पर मजबूर हैं? कितने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया गया? कितनी महिलाओं के गहने गिरवी रखे गए? कितनों की हंसी छीन चुके हैं मोदी सरकार। हिजाब विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती है। वो बोले कि क्या 3 तलाक को महिलाएं मर्जी से मान लेती हैं? उन बेटियों बहनों से पूछोगे तो पता चलेगा। योगी ने खुद के भगवा पहनने के सवाल पर कहा कि मैं इसे अपनी मर्जी से पहन रहा हूँ, लेकिन मैं इसे अपने कार्यालय पर थोप नहीं रहा। क्या मैं कार्यालय में पार्टी में सबको बोल सकता हूं कि भगवा पहन कर आओ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सबको स्वतंत्रता है, लेकिन संस्था के अनुशासन का भी ध्यान रखना जरूरी है। हिजाब विवाद के मामले में अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर चल रहा विवाद कोई विवाद नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं को पीछे धकेलने की साजिश है। धर्म और शिक्षा के बीच कोई संघर्ष नहीं है। उन्होंने कहा, इस्लाम धर्म का उद्देश्य पुरुषों को ज्ञान प्राप्त करना है। राज्यपाल ने इस तर्क पर कि हिजाब इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 के संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केवल आवश्यक विशेषताएं जो विश्वास के अभ्यास के अभिन्न अंग हैं, केवल वे ही अनुच्छेद 25 का संरक्षण प्राप्त करेंगी। निश्चित रूप से हिजाब उनमें एक नहीं है। उन्होंने कहा, इस्लाम में धार्मिक पुस्तकें विस्तार से बताती हैं कि क्या आवश्यक है। इनमें केवल 5 आवश्यक विशेषताएं हैं। ये हैं कलिमा के माध्यम से विश्वास की पुष्टि, नियमित अंतराल पर प्रार्थना, रमज़ान के दौरान उपवास, दान और जो लोग हज वहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इनमें कोई जोड़ या घटाना नहीं हो सकता, इसमें हिजाब शामिल नहीं है। उत्तराखंड में मतदान होने के बाद राज्य की बीजेपी इकाई से लगातार असंतोष की खबरें आ रही हैं। पहले हरिद्वार से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो अब 2 और विधायकों ने कहा है कि उन्हें चुनाव में हराने के लिए स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भितरघात किया है। इन विधायकों में चंपावत से कैलाश गहतोड़ी और काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा शामिल हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में चीमा के बेटे को चुनाव मैदान में उतारा था। हरभजन सिंह चीमा कई बार विधायक रह चुके हैं।
इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद ने भी मदन कौशिक से नाराज हैं। इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्य में पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार से रिपोर्ट मांगी है। पार्टी की राज्य इकाई ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि वो उन तीनों विधायकों से बात करेगी। उत्तराखंड में चुनाव नतीजे क्या होंगे इसका पता तो 10 मार्च को चलेगा, लेकिन इतना साफ दिखाई देता है कि चुनाव के दौरान उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं रहा और इसका असर भी चुनावी नतीजों पर हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य मंत्री रैंक के पद पर आसीन बीजेपी नेता सुनील भराला ने असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने के आरोपी के घर का दौरा किया, उसके परिवार से मुलाकात की और आरोपी को निर्दोष बताया। बीजेपी नेता ने आरोपी को पूरा समर्थन का भरोसा भी दिया। भराला बुधवार को दादरी में पहुंचे। उन्होंने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के आरोपी दादरी निवासी सचिन शर्मा के परिवार से मुलाकात की। ओवैसी पर गोली चलाने के आरोप में सचिन शर्मा जेल में है। ओवैसी पर 3 फरवरी को हापुड़ के पास एक टोल प्लाजा पर तब हमला हुआ था जब वो चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। उनकी कार के टायर पंचर हो गए थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। भराला ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। हम लड़के के भाई और माता पिता से मिले और अभी तक इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है कि क्या वो शामिल थे। ओवैसी हर समय बहुत आक्रामक और अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं। हमने परिवार को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों में अधिकतर सीटों पर यादव मतदाता प्रभावी हैं, जबकि इसके बाद मुस्लिम मतदाता भी कई सीटों पर हार जीत तय करने की हैसियत रखते हैं। इस चरण में 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों में मतदान होगा। इस चरण में कई बड़े चेहरों के भाग्य का फैसला होना है। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। योगी सरकार के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट से, सतीश महाना महाराजपुर से, रामवीर उपाध्याय सादाबाद से, पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण कन्नौज और शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 13 महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। ये महिलाएं और बच्चे शादी में हल्दी की रस्म के लिए एक पुराने कुएं को ढकने वाले स्लैब पर बैठी थीं, लेकिन ज़्यादा वजन के कारण अचानक ये स्लैब टूट गया और ये सभी लोग कुएं में जा गिरे। सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोट आई हैं। जिले के जिलाधिकारी व जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, यह हादसा बुधवार रात को 8:30 बजे कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में एक शादी के कार्यक्रम के दौरान हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने दुख जताया। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन की सीमा से सैनिकों को वापस ले रहा है, लेकिन इस बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन की सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। रूस का दावा गलत है। बीबीसी के अनुसार उन्होंने कहा कि रूस दावा कर रहा है कि वो सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या घटा रहा है, लेकिन ये दावा झूठा है। इन अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा पर 7,000 अतिरिक्त सैनिक और तैनात किए हैं। बता दें, इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि उन्होंने अभी सीमा से वापस जाते हुए सैनिकों को नहीं देखा है। भारत में पिछले एक दिन में 30,757 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 541 लोगों की इस दौरान कोरोना के कारण जान गई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,32,918 हो गया है, जबकि कुल मृतकों की संख्या 5,10,413 हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।